हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतने ही अच्छे तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले छत्तीसगढ़ बोर्ड परीक्षा 2024 कक्षा 12वीं विषय भौतिकी का 1 मार्क्स वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहां से भी जो भी क्वेश्चन हमारे मॉडल पेपर में दिया हुआ है उसको कंप्लीट देखने वाले, ताकि आप अच्छे से उसे रिविजन कर पाओ, प्रिपेयर कर पाओ और आपकी जो तैयारी बहुत अच्छे से हो पाए। मैं आपको बता दूं, इसके साथ साथ यहां पर जो 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बताया जाएगा उसके साथ साथ आपको PYQ भी कर लेना है, जिससे आप श्योर हो जाओ कि आपकी जो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन है मींस 5 मार्क्स जो है वो कंप्लीटली तैयार हो चुका है। ठीक है, तो चलो हम देख लेते हैं 1 बाय 1 सभी क्वेश्चंस को, चारों सेट की क्वेश्चंस को, ताकि आप अच्छे से प्रिपेयर इसके कर पाए। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर बात करें तो क्या बोला जा रहा है, किसी पदार्थ में 8 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश हो सकता है कि नहीं करके पूछा जा रहा है। सिंपल सा, ठीक है। तो आप लोग एक चीज याद रखेंगे, या इसको ये किसी भी पदार्थ का आवेश हो सकता है या नहीं ये बोला जा रहा है, तो एक चीज याद रखना आप लोग, मिनिमम अभी तक की जो ज्ञात है उसके हिसाब से किसी भी पदार्थ की जो आवेश है 1.6 × 10⁻⁻19 तक, ठीक है, यहां तक का हो सकती है, लेकिन ये तो इससे ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है ये ज्यादा है, मतलब ये आवेश होगा ही होगा। यहां पर कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो अगर ये आप समझे हो तो, ठीक है, क्योंकि अगर इससे ज्यादा है ये वाली वैल्यू से तो आप बता सकते हो कि वो क्या होगा, आवेश होगा, और इससे कम है तो आवेश नहीं होगा। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सिमिलरली तोड़ के ऐसे पूछा जाता है, यहां पर जैसे कि आप 8 × 10⁻⁻19 देख रहे हैं, तो इसको यहां पर 0.8 करके भी दिया जाता है। 0.8 इंटू क्या दिया जाता है भाई, 10⁻⁻19, मतलब जहां पर 8 दिया वहां पर 0.8 दिया जाता है। तब याद रखना ये तो इससे कम हो जाती है, इस केस में वहां पर वो क्या आवेश नहीं हो सकता है, बट जब 8 दिया रहेगा तब वो आवेश होगा। अगर आपको इसको सॉल्व करके बताना है तब इस तरीके से बता सकते हैं, आपको ये वाले फॉर्मूला से, आवेश की फॉर्मूला से, आवेश इक्वल टू क्या होता है, N × E होता है। ठीक है, अगर आपको N का वैल्यू निकालना है तो आपको यहाँ पर क्या कर देंगे, आप E को भेज देंगे, तो इस तरीके से Q के नीचे में चला जाएगा, आप दोनों वैल्यूज को रख दो भाई, आपका देखो यहाँ पर पूर्णांक में आया है, मतलब सीधी बात है, पॉजिटिव मार्क्स यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है, सीधा सीधा इसमें पॉइंट में तो नहीं आई है, यहाँ पर है ना, पॉइंट में नहीं आया, मतलब आपका क्या कूलाम आवेश अगर पॉइंट में आती, पीछे इससे कम की वैल्यू आता है जो नीचे में यहाँ पर दिया है उससे, तो वो आवेश नहीं होता। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में इसमें दिया क्या गया है, प्रत्यवर्ती स्रोत से प्राप्त ताक्षणिक उल्टता का मान निम्न समीकरण द्वारा दिया गया। मतलब ये उल्ट का मान जो इस तरीके से दिया हुआ है, v = 150 करड़ी 2 sin 314t, इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, तब यहाँ पर क्या निकालना है हमें, स्रोत का वर्ग माध्य मूल कितना होगा ये बताना है। तो सबसे पहले तो आप दिया है v बराबर करके इसको लिख लेंगे, फिर जो इसको इस वाले समीकरण से v = v0 sin ωt, इससे आपको क्या कर लेना है, कंपेयर कर लेना। इसे कंपेयर करोगे तब आपको v0 का मान पता चल जाएगा, कितना होगा, v0 का मान 150√3 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर अगर आपको निकालना है वर्ग माध्य मूल, तो उसके वर्ग माध्य के लिए फॉर्मूला ये होता है आपको, ठीक है, VRMS बराबर क्या हो जाएगा, v0/√2। तो v0 का वैल्यू रखेंगे, फिर √2 कट जाएगा आपस में, फिर यहाँ पर 150 आ जाएगा, तो यही उसकी फाइनल आंसर हो जाएगी। क्लियर है। फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है भाई, कि उष्मी तरंगों और ध्वनि तरंगों में से किसे ध्रुवित किया जा सकता है। तो उष्मी तरंगों को जो है ध्रुवित किया जा सकता है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, उष्मी और ध्वनि में से उष्मी तरंग को ही ध्रुवित किया जा सकता है। ठीक है, फिर डी ब्रॉगली तरंगों को परिभाषित करना है, अथवा द्रव्य तरंगों को परिभाषित जो है आपको करना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसकी आंसर इस तरीके से लिखेंगे, किसी गतिशील कण के साथ सदैव एक तरंग संबंध होती है। ठीक है, कोई गतिशील कण है उसके साथ एक तरंग रहती है, तो सर्वप्रथम इस परिकल्पना की प्रस्तुति जो है डी ब्रॉगली ने की थी। ठीक है, अतः इस तरंगों को द्रव्य तरंगे या डी ब्रॉगली तरंगे कहते हैं। किनको, जो गतिशील कण है उसके साथ जो तरंगे रहती, कोई भी गतिशील कण है उसके साथ कोई ना कोई एक तरंग संबंधित रहता है, तो इस तरंग की खोज जो है डी ब्रॉगली ने की थी, इसलिए इस तरंग को डी ब्रॉगली तरंग या द्रव्य तरंगे कहते हैं। क्लियर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, आपका क्वेश्चन नंबर 5 आपका, पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक में विद्युत वाहक क्या है। तो देखो, पी प्रकार के अर्धचालक में होल विद्युत वाहक,
तथा n प्रकार के अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन विद्युत वाहक होते हैं। इसमें कौन सा होल विद्युत वाहक, p में होल विद्युत वाहक और n में जो होते हैं इलेक्ट्रॉन विद्युत वाहक होते हैं। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके क्या है भाई, यदि दो बिंदु आवेशों के मान को 1/3 तथा उनके बीच की दूरी को भी 1/3 कर दे, ठीक है। दो आवेश है, दोनों आवेशों के मान को हम 1/3 और उनके बीच की दूरी को भी 1/3 कर दे तो उनके बीच लगने वाला विद्युत बल के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसको बताना। तो चलो देख लेते भाई, इसको भी बहुत आसान से देखो। प्रश्न अनुसार हम उसको 1/3 करेंगे इस तरीका से, ठीक है। तब देखो रखने पर यहाँ पर बल जो है इस तरीका से होगा, मतलब विद्युत बल पर कोई प्रभाव जो है आपका नहीं पड़ने वाला, ये आपको लिखना है, ठीक है। तो आपको इस तरीके से यहाँ पर लिख लेना। फिर क्वेश्चन नंबर 7 क्या है इसमें भाई, कि दिष्ट धारा के लिए प्रयुक्त उपकरण द्वारा प्रत्यवर्ती धारा नहीं मापे जा सकते हैं, क्यों, उसको बताना है, ठीक है। मतलब जिस उपकरण से हम दिष्ट धारा को नापते हैं उसी उपकरण से, उसी मशीन से, उसी सामान से हम प्रत्यवर्ती धारा को नहीं माप सकते हैं, क्यों, उसको बताना पड़ेगा। सिंपल से इसको लिखना है। देखो, दिष्ट धारा हेतु प्रयुक्त उपकरण धारा को चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है, ठीक है। दिष्ट धारा को नापने के लिए हम कैसे उपकरण को यूज करते हैं, जो चुंबकीय प्रभाव पर आधारित होते हैं। प्रतिवर्ती धारा का एक पूर्ण चक्र में औसतन मान 0 होता है, अतः प्रतिवर्ती धारा चुंबकीय प्रभाव प्रदर्शित नहीं करता है, ठीक है। देखो, दिष्ट धारा में चुंबकीय प्रभाव पर आधारित उपकरण को हम यूज करते हैं, लेकिन प्रत्यवर्ती धारा में चुंबकीय प्रभाव प्रदर्शित नहीं करता है, इसलिए हम लोग जो है जिस दिष्ट धारा में प्रयुक्त उपकरण को प्रत्यवर्ती धारा में नहीं माप सकते या उसको उपयोग नहीं कर सकते, इस तरीके से लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्या भी फोटोन का विराम द्रव्यमान कितना होता है, तो फोटोन का विराम द्रव्यमान जो है 0 होता है, ठीक। फिर हमें एक चित्र दे रखे क्वेश्चन नंबर 9 में, चित्र में प्रदर्शित डायोड कौन सी अभिनति में है, अग्र या पश्च अभिनति में, उसको आपको बताना पड़ेगा। यहाँ पर हमें एक डायोड दे रखे हैं, तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि चित्रानुसार P निम्न विभव तथा N उच्च विभव पर है, अतः डायोड पश्च अभिनति में होगा करके, ठीक है, ठीक है। तो फिर चलो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्या है भाई, वो आपका क्वेश्चन नंबर 10 में, यदि किसी प्रयोग में बैंगनी प्रकाश के स्थान पर लाल रंग के प्रकाश का उपयोग कर रहे हैं, ठीक है, कोई हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, उस प्रैक्टिकल में हम बैंगनी प्रकाश के बदले में कौन सा लाल रंग के प्रकाश का उपयोग कर रहे हैं, तब अवतल दर्पण उत्तल लेंस की फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो आपको लिखना रहेगा। तो आप लोग देखना यहाँ पर फर्स्ट में आपको लिखना है क्या, चूंकि दर्पण की फोकस दूरी रंग पर निर्भर नहीं करती, अतः अवतल दर्पण की फोकस दूरी निश्चित रहेगा, लेकिन लेंस की बात करें तो वहां पर वर्ण विक्षेपण होता है, इसलिए क्या होगा यहाँ पर भाई, फोकस दूरी जो है कम हो जाएगी। क्लियर है, याद रखने इन दोनों को। अवतल दर्पण में फोकस दूरी निश्चित रहता है, लेकिन लेंस की अगर बात करें तो वहां पर फोकस दूरी जो है कम हो जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 देख लो, इसमें क्या बोला जा रहा है, वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, उदाहरण देकर बताना है। तो यदि दो बराबर तथा विपरीत आवेश किसी निश्चित अल्प दूरी पर स्थित हो, ठीक है, दो बराबर और विपरीत आवेश कोई एक निश्चित तथा अल्प दूरी पर स्थित हो तो इस निकाय को ही क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी को जो है द्विध्रुव की लंबाई कहते हैं, याद रखना, ठीक है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम भाई, क्या है भाई 12वां, पूर्णता प्रेरकत्व युक्त प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में वोल्टेज तथा धारा के बीच कितना कालांतर होता है, तो कालांतर यहाँ पर बताना रहेगा आपको। देखते हैं चलो इसको भी। तो देखो यहाँ पर आंसर इसका सीधा लिखेंगे 90 डिग्री, इसमें वोल्टेज धारा से 90 डिग्री अग्रगामी होता है करके आपको बता देना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें क्या पूछा जा रहा है, उस घटना का नाम बताइए जो विकिरण की कण की प्रकृति की पुष्टि करता है, मतलब विकिरण की कण है उसकी प्रकृति कैसा होगा ये बताता है, कौन सी घटना से पता चलता है। तो इसकी आंसर क्या होगा भाई, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, ठीक है, या बोल सकते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव, या बोल सकते हैं फोटॉन का सिद्धांत। इससे ही हमें पता चलता है कि विकिरण की कण की जो प्रकृति है वो कैसा होगा करके, ठीक है। फिर ऐसे दर्पण व लेंस का नाम बताए जो आवर्धित प्रतिबिंब बनाए तथा उसका उपयोग लिखे। तो देखो दर्पण में अवतल दर्पण, उसका उपयोग किसके लिए करते हैं भाई, दाढ़ी बनाने में। फिर लेंस में उत्तल लेंस और उसका उपयोग सूक्ष्मदर्शी व दूरदर्शी में हम लोग करते हैं, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा 15वां,
इसमें क्या बोला जा रहा है, जीई अर्धचालक के लिए रोधिका विभव का मान लिखना है। तो जीई अर्धचालक के लिए रोधिका विभव का मान जो होता है 0.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है, 0.8, उसको याद रखेंगे। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला जाए, विद्युत विभव की परिभाषा लिखना है। तो सिंपल है भाई बहुत। देखो यहां पर क्या पूछा जा रहा है कि विद्युत विभव की परिभाषा। तो देखो एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में, ठीक है, ये बहुत पहले से इसको पढ़ रखे हो। कोई धन आवेश है, उस धन आवेश को विद्युत क्षेत्र के किस बिंदु तक लाने में हमें जितना कार्य करना पड़ता है उसे विद्युत विभव कहते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, ये एक अदिश राशि होती है, ये आपको बताना रहेगा, ठीक है। तो लिख लेना, एकांक धनावेश को हम विद्युत क्षेत्र किस बिंदु तक लाते हैं तो उसे ही क्या कहते हैं, उस मतलब लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उसे ही विद्युत विभव कहते हैं करके, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 17, प्रत्यवर्ती धारा परिपथ जो पूर्णतः धारिता युक्त में से है में धारा और उल्टता में, तो यहाँ उल्टता और कला में हमें संबंध बताना है। तो केवल धारिता युक्त प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में धारा उल्टता से क्या होता है, 90 डिग्री अग्रगामी होता है, ये आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो बस पूरे कॉन्सेप्ट को जो है आप क्लियर कर लेंगे तो ये चीज़ें तोड़ के देंगे तो आपसे ये बन जाएगा। क्या समतल दर्पण पर बने प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है? तो समतल दर्पण पर बने प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, ये आपको लिखना रहेगा। प्रश्न क्रमांक 19 देख लेते हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है कि आपके द्वारा आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाने पर प्रकाश इलेक्ट्रॉन के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसको बताना है, ठीक है। तो प्रकाश इलेक्ट्रॉन का वेग जो है बढ़ जाता है। फिर लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, डायोड का संकेत चिन्ह बनाना है। जिस तरह से सभी डायोड है उसके संकेत चिन्ह आपको बनाने आना चाहिए, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर हम मिलते हैं आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में। हम नेक्स्ट वीडियो में जो है देखेंगे इसके 2 मार्क्स वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो आप प्रिपेयर करके रखिए ताकि आपको इस वीडियो से जो है रिवीजन